गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए भाग द्वितीय सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य का सिलेबस जो है उसमें कालों का विभाजन या कालों का वर्णन, हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह रहा और हिंदी को हम किस तरह इतिहास में विभाजित करके पढ़ सकते हैं, उसकी सुविधा के लिए हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा था, जिसमें आधुनिक काल, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल प्रमुख है। तो बीए भाग द्वितीय की जब हम बात करते हैं तो आपके सिलेबस में जो साहित्य के इतिहास में काल विभाजन है उसमें से रीतिकाल आपके सिलेबस में है। और रीतिकाल का उद्भव, विकास, रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल के कवियों का सामान्य परिचय और साथ ही साथ रीति की जो धाराएं हैं उनका परिचय और किस धारा से कौन सा कवि संबद्ध है, किस कवि ने किस धारा की कविताएं लिखी है और उस धारा की क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम आपके रीतिकाल में पढ़ेंगे। आपके जो कवि हैं, आलम है, पद्माकर है, रहीम है, बिहारी है, ये सब रीतिकाल के कवि हैं। तो रीतिकाल की शुरुआत हम मानते हैं 1700 से 1900, संवत 1700 से 1900 तक। आदिकाल आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है आदिकाल का समय 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 और रीतिकाल 1700 से 1900। तो जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तब आपने आदिकाल पढ़ा, आदिकाल की विशेषताएं, आदिकाल के कवि, आदिकाल के जो प्रमुख कवि है और क्यों आदिकाल का नाम आदिकाल रखा गया। आपकी परीक्षाएं हुई नहीं हैं, इसलिए आपको उतना ज़्यादा कि प्रश्न किस तरह के आते हैं और किस तरह से इनको हम लिखते हैं, इससे आप लोग वंचित रहे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि सेकेंड ईयर में आपके एग्ज़ाम हो और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी वीडियो हम लोग डालते हैं, सारे अपने अपने विषय के लोग, उन सब के वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देखें और सुने तो आपको उसमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो बात शुरू करते हैं हम रीतिकाल की। रीतिकाल 1700 से 1900 और रीतिकाल तक आते आते हिंदी साहित्य या हिंदी काव्य अपनी काफ़ी प्रौढ़ता पर आ गया था। उसमें काफ़ी कुछ लिखा जा चुका था। और रीतिकाल, जैसे आपको नाम से ही मालूम होना चाहिए, रीति, आप कई बार देखते होंगे, सुनते होंगे, बोलते भी होंगे कि हमारे रीत नहीं है, हमारे ये रीति नहीं है। रीति मतलब परंपरा जो चली आ रही है, और रीत जो प्रारंभ से चली आ रही है, और उस रीति काल और राग रंग का काल, एक तरह से इसको हम राग रंग का काल भी कह सकते हैं। दूसरा, उस समय हिंदू राजाओं का काल था और हिंदू राजा अपने युद्धों के साथ साथ श्रृंगार का भी उतना ही ध्यान रखते थे, तो इसका दूसरा नाम श्रृंगार काल भी है। रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल भी इसको हम कहते हैं या कहा जाता है। तो जो रीतिकाल है वो श्रृंगार काल, चारण काल भी इसको कहते हैं, कि जो चारण कवि होते थे आदिकाल से ही वो राजाओं की प्रशंसा करते थे, और राजाओं की प्रशंसा के साथ साथ उनका जो राज दरबार में जो ये कवि रहते थे, इनको राजकवि भी कहा जाता था। लेकिन रीतिकाल तक आते आते कवियों में एक आचार्य बनने की चेष्टा इन्होंने की, या ये कहें कि संस्कृत साहित्य का प्रभाव रीतिकाल के कवियों पर अधिक पड़ा। और जो श्रृंगार है उसका वर्णन
संस्कृत कवियों के समान करने का प्रयास रीतिकाल के कवियों ने किया। श्रृंगार में साहित्य के साथ साथ रस निरूपण, अलंकारों का निरूपण, छंदों का वर्णन, ये सारी चीज़ें कि नायिका का वर्णन भी अगर हम कर रहे हैं या कवि करते हैं इसमें, तो वो अलंकारों और छंदों से परिपूर्ण होना चाहिए। उसमें काव्य की सारी रीतियों का, सारी परंपराओं का निर्वहन होना आवश्यक है। ये मानने वाले कुछ कवि रीतिकाल में हुए, जिनमें केशव का नाम प्रमुख रूप से हम लेते हैं। एक कविता होती है कि हमारा मन किया और हमने कविता कर डाली। उसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब हमने नहीं देखा और वो कविता रस से परिपूर्ण हो गई। तो हमने मुक्त होकर उस कविता को रचा, मुक्त मन से, मुक्त हृदय से, मुक्त मस्तिष्क से हमने वो कविता की रचना की। तो वो जो कविता थी, उस कविताओं में बंधन नहीं थे और वो बंधन रहित कविता हो गई। तो हम उसको मुक्त कविता भी कहते हैं या मुक्त धारा की कविता हम उसको कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि धारा क्या है? धारा मतलब बहना। हम प्रयोग लेते हैं, नदी की धारा बहती है, तो धारा का मतलब होता प्रवाह, बहना। तो जो धारा है मुक्त धारा, कि मुक्त होकर कवि ने काव्य रचना की, उसमें अलंकार अनायास आ गए, प्रयास कवि ने नहीं किया। तो मुक्त धारा के कवि घनानंद, बोधा आदि ऐसे कवि हुए जिन्होंने रीतिकाल में मुक्त होकर अपने काव्य की रचना की, जिन्होंने रीति के बंधन नहीं माने कि इसमें छंद होने चाहिए, इसमें अलंकार हो, इसमें सारे साहित्य के जो साहित्य दर्पण के जो नियम है वो सब इसमें लागू हो, ऐसा उन्होंने नहीं देखा। तो एक धारा जो रीतिकाल की हुई वो हुई मुक्त रीति मुक्त धारा। और दूसरी धारा जिसकी हम बात कर रहे हैं, 3 धाराएं रीतिकाल में प्रमुख मानी गई। दूसरी धारा रीतिबद्ध धारा, रीति से बंधकर काव्य रचना करना, अलंकारों का निरूपण, रस निरूपण, छंदों का ध्यान रखना, ये सब का ध्यान रखकर काव्य रीति का सम्यक उसमें समावेश कर कर जो रीति ग्रंथों की एक परंपरा बनी, वो परंपरा के प्रमुख कवि हैं केशव। इसलिए केशव की कवि प्रिया रीति ग्रंथों में, उसमें ऐसे सारे वो चीज़ों का वर्णन है जो संस्कृत साहित्य में हमें देखने को मिलती है। तो एक धारा हो गई रीति मुक्त धारा, जहाँ कवि मुक्त भाव से काव्य रचना करता है। दूसरी धारा रीतिबद्ध धारा, जहाँ पर कवि काव्य रीति के अनुसार अपने काव्य की रचना करता है, जिसमें अलंकार उतनी ही होने चाहिए जितना वो चाहता है, उसमें मात्राएं छंदों का पूरा ध्यान उसमें रखा जाता है और रीति से बंध कर ही काव्य रचना की जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से केशव का नाम आता है। तीसरी धारा जो हुई वो रीति सिद्ध धारा हुई, जिसमें रीति मुक्त और रीतिबद्ध दोनों का समावेश हो गया कि कुछ रचनाएं कवि की रीतिबद्ध है, कुछ रचनाएं कवि की रीति मुक्त है, तो उसको हम रीति सिद्ध कवि कहते हैं। और रीतिकाल में जो रीति सिद्ध कवि प्रमुख रूप से हुए या जिनका प्रमुख नाम लिया जाता है वो बिहारी रहे। बिहारी एक ऐसे कवि रहे जिन्होंने बहुत कम काव्य की रचना की, बहुत कम। बिहारी सतसई का आपने नाम सुना होगा। बिहारी सतसई लिखी बिहारी ने, उसमें सिर्फ 700 दोहे हैं और वो 700 दोहे इतने महत्वपूर्ण हैं कि बहुत सारे कवियों ने बहुत रचनाएं कर कर भी उतना यश और कीर्ति को प्राप्त नहीं किया जितना बिहारी ने 700 दोहे बिहारी सतसई के लिखकर प्राप्त किए। इसलिए रीति सिद्ध काव्य परंपरा में बिहारी का नाम प्रमुख रूप से आता है। संस्कृत साहित्य के साथ हिंदी साहित्य धीरे धीरे मिलकर बढ़ता इस स्थिति तक पहुंचा कि भामह और आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट
विश्वनाथ आदि की जो परंपरा संस्कृत में थी वो परंपरा हिंदी में भी विकसित होने लगी। केशव में जो हम बात कर रहे हैं कि जो रीति, जो रस, जो अलंकार मम्मट, भामह और आनंद वर्धनाचार्य ने काम में लिए, यही बात रस, रीति और अलंकार केशव की कवि प्रिया में हमें दिखाई देते हैं। केशव के बाद जो रीति ग्रंथों की परंपरा अगर हम कहें तो वो चली नहीं, फिर धीरे धीरे कवि मुक्त होते चले गए और इन्होंने रीति की जो परंपरा है उससे हटकर काव्य रचना की। इस तरह हिंदी रीति ग्रंथों की जो परंपरा वो थी, उसमें मैंने बताया आपको केशव का नाम, उनके साथ ही चिंतामणि त्रिपाठी का नाम भी आता है। तो संवत 1700 के कुछ आगे पीछे से ये सारी रचनाएं होने लगी, इसीलिए हम रीतिकाल का जो समय है वो 1700 से 1900 तक मानते हैं। संस्कृत साहित्य में एक बात प्रमुख रूप से थी कि कवि और आचार्य दो भिन्न श्रेणी के कवि रहे। तो हिंदी में ये जो भेद था वो प्राय लुप्त सा हो गया। इसका एक हानि हिंदी वालों को उठानी पड़ी या हिंदी को हुई कि जितना सूक्ष्म अवलोचन, जितना सूक्ष्म विवेचन आचार्य उस कविता का करते थे वो हिंदी में करीब करीब छूट सा गया। काव्य के जो अंग है उनका विस्तृत विवेचन, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन, ये सब हिंदी में करीब करीब छूट सा गया। तो इस तरह से ये एक ऐसा सुगम रास्ता हिंदी के कवियों ने अपना लिया जहाँ पर इनको किसी बंधन में ना पड़ना पड़े। और हिंदी में बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने रीति से संबंधित कविताएं लिखी। रीतिकाल में बहुत सारे कवि हुए, लेकिन वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते थे। वो सिर्फ कवि थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। इस तरह से हमें कह सकते हैं कि जो रीतिकाल था उसमें श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, तो इनमें से जो दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिया इन कवियों ने। और ये हम ये नहीं समझे कि रीतिकाल के अंदर साहित्य शास्त्र पर कोई गंभीर चर्चाएं नहीं हुई। चर्चाएं हुई, नई नई बातों की उद्भावना भी होती रही, लेकिन बाद में धीरे धीरे चलकर संस्कृत का प्रभाव ही हिंदी पर रहा। पर धीरे धीरे वो जो आचार्यों की परंपरा थी वो हिंदी में प्राय समाप्त सी हो गई। आगे की बात हम करेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।